हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। आज हम अपने फाइनल पार्ट पर हैं, हमारे फाइनल चैप्टर के, जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का 4th पार्ट। तो इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात होती है। अब जैसे ही अप्रैल आना स्टार्ट होगा, इस पर साइंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के 3 पार्ट्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। प्रिंट किस तरीके से आया, कैसे उसने यूरोप के अंदर चीज़ों को बदला। फिर 3rd पार्ट में हमने देखा इंडिया में कैसे चीज़ें बदली और किस तरीके से वो आया। आने के बाद उसमें फर्दर इनोवेशंस हुए। प्रिंट आने से पहले इंडिया के अंदर काम होता था, वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर होता था, की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो इसके लिए अब प्रिंट को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने गंगाधर भट्टाचार्य के बारे में देखा, जिन्होंने पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। अब हम इंडिया से ही आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। तो जैसा यूरोप के अंदर हुआ था कि प्रिंट आने के बाद बहुत सारे रिलीजन के ऊपर बात आने लग गई थी कि लोग लिटरल मीनिंग को कुछ और ले लेंगे, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सेम ही चीज़ इंडिया के अंदर भी हुई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैप्टर में एक बार यूरोप की कंडीशन से चीज़ें पढ़ेंगे, एक बार इंडिया को सेंटर में लेके उसकी कंडीशन से चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे भी रिलीजन के नाम पे चीज़ें आने लग गई थी। सो प्रिंट ने रिफॉर्म्स और काउंटर रिफॉर्म्स दोनों के लिए एक ऑप्शन खोल दिया था कि हर कोई या तो रिफॉर्म के बारे में बात कर सकता है, और अगर किसी को वो अच्छा नहीं लग रहा तो काउंटर रिफॉर्म के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब एक डिबेट और डिस्कशन का माहौल तैयार हो रहा था, और इसमें हमारे पास 2 लोग आगे आए। एक तो वो जो रिफॉर्म चाहते थे, कोई ऐसी प्रथा वगैरह चल रही है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जो लोगों के लिए बुरी है, वो हो गए रिफॉर्मर्स जो इस चीज़ को बताते थे। और दूसरी तरफ हो गए हिंदू ऑर्थोडॉक्स, जो लोग नहीं चाहते थे कि कुछ भी चेंज हो या लोग किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो इन चीज़ों की वजह से। इसके अंदर डिस्कशंस में बहुत सारे टॉपिक्स को उठाया गया, जैसे कि सती प्रथा हो गई, और उसके साथ साथ मोनोथीजियम हो गया, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड हो गया कि ब्राह्मण किस तरीके से हैंडल करते हैं सभी चीज़ों को, क्या वो कोई ऐसी प्रथा तो नहीं करा रहे जो लिखी ही नहीं हुई है। तो सेम टू सेम जो चीज़ें यूरोप में हो रही थी, यहाँ भी सेम टू सेम चीज़ें की जा रही थी। अब इन दोनों चीज़ों को छापने के लिए अलग अलग पार्टीज़ ने अपना अलग अलग न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय ने अपना न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने भी अपना न्यूज़पेपर निकाल रखा था जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। सो इन नामों को भी ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है इस चैप्टर से नाम से रिलेटेड भी पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसके बाद 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी आने चालू हुए, जिनका नाम था जामे जहांनामा और शमशुल अकबर। होता क्या था कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले मुसलमान थे हमारी कंट्री में, और मुसलमानों के बाद ब्रिटिशर्स आने चालू हुए, तो जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने ये सोचा कि कहीं लोग अब बिल्कुल भी धर्म को भूल ना जाएं, तो वो लोग फतवा इशू करने लग जाते थे। फतवा होता है एक तरीके से, उसमें सारी की सारी कोड ऑफ कंडक्ट लिखी होती थी कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए एक अच्छा मुस्लिम बने रहने के लिए। और ये फतवा जो है वो इशू किया था मुस्लिम्स के जितने भी हाई प्रीस्ट हो गए उन सब ने। और ऐसे ही हिंदूज के अंदर भी रिलीजियस आइडियाज़ को फैलाने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट को छापा गया। जैसे 1810 के अंदर रामचरित्र मानस का प्रिंट निकल के आया था पहली बार। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि प्रिंट ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, जहां पर पहले कुछ ही लोग एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते थे, इन चीज़ों को पढ़ पाते थे। अब सब लोग पढ़ रहे हैं और सब लोग डिस्कशन करने चालू कर दिए थे सबने, और हर कोई अपना अच्छा बुरा बता सकता था, वो क्या फील करता है क्या फील नहीं करता लार्ज ऑडियंस को। अब हम आगे बात करते हैं न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस की। तो जैसे यूरोप के अंदर अलग अलग चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई थी, एल्मनैक्स बननी स्टार्ट हो गई थी, बैलेट्स लिखना चालू कर दिया था लोगों ने, चैप बुक्स बनने लग गई थी, ऐसे ही इंडिया के अंदर भी चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ इंडिया के अंदर नॉवल आनी स्टार्ट हुई। जिस तरीके से यूरोप में नॉवेल्स को लिखा जाता था,
उस राइटिंग स्टाइल को अडेप्ट किया गया और यहाँ पर भी सेम नॉवेल्स की फॉर्म में बुक्स को लिखा जाने लग गया, जहाँ पे रीडर क्या जैसे ही नॉवल को पढ़ता था वो अपनी एक खुद की इमेजिनरी दुनिया के अंदर जाता था और उसे कुछ पल की खुशी ज़रूर मिलती थी। तो एक रियलिटी से एस्केप करने वाली बात हो जाती है। हम जैसे मूवीज़ देखने जाते हैं तो हम मूवीज़ में देखते रहते हैं, उसमें हम खुद को ही पार्ट समझने लगते हैं उस मूवी का। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। नॉवल को अडेप्ट किया गया, अपने स्टाइल में लिखा गया, लोगों को एक हैप्पी एंडिंग और रियलिटी से एस्केप करने का मौका मिला और कुछ टाइम के लिए वो एंटरटेन हो सकते थे। और नॉवल हर चीज़ के बारे में लिखी जाने लग गई, फिर वो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो, रोमांस से रिलेटेड हो या स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की आजकल की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड हो। तो एक डाइवर्स ऑडियंस को ये ग्रैब करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका था। इसके बाद नई नई चीज़ें लिखना चालू किया लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल वो अब लिरिक्स भी लिखने लग गए थे, गाने के गीत लिखे जाने लगे। उसके अलावा छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जाने लग गई, शॉर्ट स्टोरीज। उसके अलावा जितने भी एसेज हैं, आसपास हम जो भी देखते हैं सामाजिक तौर पर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, जैसे चुनाव के बारे में है, तो इन चीज़ों के बारे में एसेज लिखे जाने लग गए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, आसपास की पॉलिटिक्स के ऊपर या जो भी डे टू डे चल रहा होता है। तो न्यू फॉर्म इवॉल्व हुई। अब हम अगली बात करते हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग पहले के टाइम में एक बहुत ही लग्जरी में काउंट होती थी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट जाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, बहुत सारी चीज़ें जाती थी। तो गरीब लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं था कि वो पेंटिंग्स वगैरह को अफोर्ड कर पाए, अपने घर को उससे सजा पाएँ। लेकिन अब क्योंकि प्रिंट आ चुका है तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बदलने लग गई। पहले के टाइम में जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही इस चीज़ को अफोर्ड कर पाते थे, अब गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकते थे। होता क्या था कि किसी ने अगर मान लो कोई पेंटिंग बना दी कैनवस के ऊपर, तो जितने भी लोग होते थे आसपास, कारपेंटरी वगैरह है ना, तो वहाँ पे क्या करते थे, लकड़ी के ऊपर वो उस पूरी पेंटिंग को एक बंदा जो मास्टर होता था इन सब चीज़ों में, उसे बना देता था, लकड़ी के अंदर एनग्रेव कर देता था उसे। और फिर क्या होता था, कोई भी इंक में उस पूरे पैलेट को डुबाया और प्रिंट करना चालू कर दिया। तो यहाँ से उठाया, इंक में डाला, पेपर पे रख दिया, हो गया। तो ये प्रिंटिंग चले जाने लग गई। अब इससे क्या है, जितने भी लोग हैं वो पेंटिंग्स को अफोर्ड कर सकते थे। उस टाइम के बहुत ही जाने माने पेंटर थे राजा रवि वर्मा। उनकी पेंटिंग्स सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग खरीदते थे, लेकिन अब गरीब लोग भी खरीद सकते थे। और इन पेंटिंग्स के चलते ही लोगों को एक नए तरीके का पर्सपेक्टिव मिला आसपास की दुनिया को देखने का। फिर चाहे वो ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो या फिर कोई भी कस्टम हो, इन सब चीज़ों पे लोगों को एक डिफरेंट टेक मिला इन पेंटिंग्स को देखकर। क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है, वो कैसे इंस्पायर करके अपनी पूरे आइडिया को पेंटिंग में उतार देता है और उससे वो चीज़ें शेयर हो जाती हैं आम जनता तक भी। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके अलावा कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी बनाए जाने लग गए। अब कार्टून्स या कैरिकेचर्स क्या होते हैं, तो कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स कुछ इस तरीके के होते हैं जिनका बड़ा सा सर होता है, छोटी सी बॉडी होती है, वो कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्लाउड बन के आ जाता है, उस पर उनकी बातें लिखी होती हैं। तो पहले के टाइम और अब भी पॉलिटिकल इश्यूज हो गए या फिर किसी देश की कोई कंडीशन हो गई, उसे दिखाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं वुमेन एंड प्रिंट। तो प्रिंट ने किस तरीके से वुमेन्स की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया इन इंडिया। जैसे वहाँ पे किया था सेम टू सेम यहाँ पे किया है। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी सेम चीज़ें हमें पहले बताई गई, यहाँ पे भी अब सेम चीज़ें बता रहे हैं। वुमेन्स के बारे में बताएंगे, आगे वर्कर्स, फिर उसके बाद पब्लिकेशन, सेंसरशिप। तो इस तरीके से आप एक बार एक कंपैरिजन ड्रॉ करके देखिए, आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं वुमेन एंड प्रिंट। तो भाई एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि अब प्रिंट आ चुका है, बुक्स इजीली अवेलेबल हैं, तो लोग जो हैं वो महिलाओं को पढ़ा सकते हैं, महिलाएं अब पढ़ सकती हैं। तो दो तरीके की फैमिली होती है, एक तो वो जो अपनी लड़कियों को या वुमेन्स को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करती है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक वो होती है जो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है। अब जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं वो तो क्या है कि अगर कभी कभी वो स्कूल भेज देते थे, अगर स्कूल नहीं भी जाती है तो उन्हें किताबें ला के दे देते थे कि तुम घर पे बैठ के भी पढ़ सकती हो। दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव्स हिंदूज थे, कोई महिला अगर पढ़ लेगी तो वो तो विडो हो जाएगी। तो हो सकता है किसी महिला ने पढ़ा हो और एजुकेशन के चलते या कैसे भी
ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उसके पति की जो है डेथ हो गई हो, तो लोगों के मन में एक भ्रम बैठ जाता है कि यार अगर किसी को पढ़ा देंगे तो वो इतना पढ़ लेगी कि वो आगे जाके विधवा हो जाएगी। उसके बाद जितने भी मुस्लिम लोग थे उनका ये मानना था कि अगर औरतें पढ़ लेंगी तो सब कुछ पढ़ना चालू करेंगी, सब कुछ पढ़ेंगी तो वो उर्दू, रोमांस और इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगी जिसकी वजह से वो करप्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें थी। एक तरफ वो लोग थे जो घर पे बैठे भी लोग पढ़ाना चाहते थे अपने घर की औरतों को, अपने घर की बेटियों को। एक वो लोग थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि औरतें जो हैं वो पढ़ें। लेकिन ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज की इन सब चीज़ों को देखकर कई औरतें ऐसी थी जो एक तरीके से रिबेल करती हुई उन्होंने इन सारे के सारे प्रोहिबिशंस को तोड़ा। उनमें से पहली वुमेन थी जिनका नाम था रसुंदरी देवी। इन्होंने 1876 के अंदर अमर जीवन लिखी। अमर जीवन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अपनी फुल फ्लेज्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने बंगाली के अंदर। ये क्या करती थी कि ये अपने बच्चों की किताबें लेकर घर में छुप छुप कर पढ़ा करती थी और इन्होंने नॉलेज एक्वायर की और फिर ये चीज़ें की। इसके बाद कलेश बसिनी देवी थी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि वो किस तरीके की लाइफ जीती हैं, क्या क्या वो एक्सपीरियंस करती हैं बुक्स के अंदर, ताकि और भी औरतें इन चीज़ों को पढ़ें और वो इंस्पायर हों। इसके अलावा ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई जैसे और भी लोग आगे आए जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताया कि भाई कि एक ऐसा टाइम होता है जब वो अपनी इस मिजरेबल लाइफ से निकलते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की फील आती है। वो है तब जब वो या तो बुक्स लिखती हैं या बुक्स को पढ़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने देखा, लोगों ने पढ़ा और जितनी भी फीमेल्स हैं कहीं ना कहीं वो इंस्पायर भी होने लग गई। इसके बाद वर्नैकुलर प्रिंटिंग प्रेस थी। वो वुमेन्स की एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखती थी। पहले के टाइम पे प्रिंटिंग जो है वो हिंदी में लेट आनी स्टार्ट हुई, पहले के टाइम में इंग्लिश में ही आती थी। लेकिन वर्नैकुलर प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये सभी चीज़ें जल्दी आनी चालू हुई और ये टॉपिक्स छेड़ते थे, जैसे हो गई सती प्रथा, हो गई विडोहुड, हो गया या रीमैरिज हो गई। इन तरीके की टॉपिक्स को छेड़ा जाता था ताकि लोगों की नज़र में ये चीज़ें आएँ, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें नज़र में आएँ और लोगों का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो औरतों की तरफ। अब वुमेन से रिलेटेड पंजाब में भी बहुत सारी चीज़ें छपने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे थे जिनका नाम था राम चड्डा। इन्होंने बुक लिखी स्त्री धर्म विचार वुमेन्स के ऊपर। उसके बाद पंजाब के अंदर खालसा ट्रैक सोसाइटी थी जिन्होंने बहुत सारी चीप बुक्स निकाली जिसमें वो बताते थे कि भाई वुमेन्स को एक ओबीडियंट वाइफ कैसे बनना चाहिए, कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एक अच्छी वाइफ कहलाएंगी। और यही सेम चीज़ राम चड्डा ने अपनी बुक में भी लिखी थी स्त्री धर्म विचार में, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्री का धर्म क्या है और कैसे कैसे उसे सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रीजनल लेवल पर भी वुमेन्स के लिए पब्लिकेशंस आ रही थी। मोस्टली ये सारी पब्लिकेशंस इसी चीज़ के लिए होती थी कि वुमेन्स को एक अच्छी वाइफ कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा वुमेन एजुकेशन पे भी बात चल रही थी और धीरे धीरे बात को जो है आगे बढ़ाया जा रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं बटाला की। तो बंगाल के अंदर सेंटर में बटाला पब्लिकेशन है। वहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि रिलीजियस टेक्स्ट को या रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को चीप एडिशंस में छाप देते थे। इसके साथ साथ ये बहुत सारा लिटरेचर का मटेरियल भी लेके आते थे जो सेंसर नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सीन होता था। ऑब्सीन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो समाज को अच्छी ना लगती हो या जो मना कर रखा हो पब्लिश करने के लिए, वो सारी चीज़ों को ये छापते थे। अब आपको पता है जब कोई चीज़ छप रही है तो वो बिकेगी भी उतनी फास्ट। तो जैसे बटाला पब्लिकेशन है, ये चीप एडिशंस निकालती थी। तो होता क्या था कि इसके जो पेडलर्स होते थे वो साइकिल पे जाते थे इधर उधर और डोर टू डोर डिलीवरी करते थे। तो हर किसी के पास बटाला पब्लिकेशंस की बुक होती थी। सो ये सारा था भाई वुमेन एंड द प्रिंट। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से लोग जो हैं, कुछ लोग अपोज में थे, कुछ लोग फेवर में थे। उसके साथ साथ किसने क्या क्या किताबें लिखी, कब कब लिखी, किस तरीके से अपने विचारों को प्रेजेंट किया। जैसे स्त्री धर्म विचार लिखा गया, किसने लिखा था? राम चड्डा ने लिखा था। बटाला पब्लिकेशन क्या छापता था? ये सब छापता था। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लिए जाते हैं या फिर इस चैप्टर से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके आ सकता है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
अब हम आगे बात करते हैं प्रिंट एंड द पुअर पीपल कि गरीब लोगों के साथ क्या चीज़ें हुई, प्रिंट ने कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। तो गरीब लोगों के लिए भी चीप बुक्स को निकाला गया और उन्हें क्रॉस रोड्स पर सेल किया गया। उसके अलावा जितने भी लोकल एरिया पे जो भी अमीर बंदा होता था वो क्या करता था, आसपास लाइब्रेरी सेटअप करा देता था, ताकि एक तो उसकी पूछ ज़्यादा हो आसपास कि लोग उसे पूछें हाँ भाई किसने किया है किसने किया है, तो एक तो उसे पॉपुलैरिटी मिलेगी, दूसरा उसका नाम होगा। तो लोकल लाइब्रेरीज को भी लगाया गया। इसके अलावा इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी डिस्कस किया गया। बहुत सारे ऐसे पोएट्स आए, बहुत सारे ऐसे नॉवेलिस्ट आए जिन्होंने बातें लिखी और लोगों को समझाया कि कास्ट की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है देश में। जैसे ज्योतिबाई फूले आई जिन्होंने गुलामगिरी लिखी 1871 के अंदर। इसके साथ साथ B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी नायकर, इन लोगों ने भी इस चीज़ के बारे में लिखा और लोगों को जागरूक किया। अब हम आगे बात करते हैं तो भाई वर्किंग क्लास के लोग भी प्रिंट में इन्वॉल्व थे, वो भी चीज़ें लिखते थे। जैसे काशी बाबा थे, ये एक मिल वर्कर थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें बुक का टाइटल था कि छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए बड़े लोगों से और वर्कर्स से रिलेटेड, ताकि लोगों को पता चल सके। और कई मिल वर्कर्स ने कानपुर की जितनी भी लोक कहानियां हैं उन सबको कंपाइल किया और कंपाइल करके एक पूरा सेट बनाया। उस पूरे सेट का इन्होंने नाम दे दिया सुदर्शन चक्र, ताकि लोग उसे पढ़ें और उसे समझें और कुछ हद तक एजुकेट हों। तो ये था प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अब हम आगे बात करते हैं प्रिंट एंड द सेंसरशिप। तो अर्लियर जो सेंसरशिप थी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिशमैन के ऊपर लगा रखी थी। अब ऐसा क्यों है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जेम्स हिकी के बारे में बताया था। उन्होंने जब ऐसी चीज़ें कर दी तो पहले इंग्लिशमैन को रोका गया, उनके ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि ये लोग कहीं हमारे ऊपर फिर से हमारी गॉसिप ना छापने लग जाएं, हमें बदनाम ना करने लग जाएं, हमारी रेपुटेशन को डैमेज ना करने लग जाएं। उसके बाद बाय द टाइम ऑफ 1820 कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें निकाली, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले प्रिंटिंग प्रेसेस के ऊपर। उसके बाद 1835 के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने प्रेस के लॉ को थोड़ा बहुत लीनियंट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि यार आप इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर डाल रहे हैं तो हम छापेंगे क्या। तो थोड़ा लीनियंट डाल दिया गया लोगों को कि चलो यार थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हटा देता हूँ। लेकिन उसके बाद ईयर आया जब हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो रिवोल्ट के टाइम पे क्या किया गया, फिर से जितने भी लॉज हैं सेंसरशिप के उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि उन्हें सेंसरशिप को ढीला नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस जो लोकल थी वहां पर सेंसरशिप को ढीला करने की वजह से एक चिंगारी लगा दी गई थी रिवोल्ट की। तो इस चीज़ को सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितनी भी नेटिव प्रेस थी जो ये सारी चीज़ें कर रही थी उन्हें बंद करवा दिया गया और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया 1878, जिससे एक बेसलाइन मिल जाए कि क्या चीज़ करनी है, कितनी रिस्ट्रिक्शन डालनी है और कितनी नहीं डालनी। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी जितने नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा और वो नंबर्स में कम नहीं हुए। जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, उनका न्यूज़पेपर था केसरी, और उस केसरी के दम पर वो नेशनलिस्ट मैसेजेस को स्प्रेड करते रहे। तो ये था भाई पूरा चैप्टर। चारों वीडियोस को एक साथ देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मोटिवेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो। और कमेंट्स में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट में वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डेट वगैरह इन सब चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ही सारी चीज़ें मिल जाएं। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत कुछ प्लान है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।